हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार बिहार दरोगा 2025 के लिए आप लगे हुए होंगे। तो बता दें दोस्तों कि इस चैनल पे आपको बिहार दरोगा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था, जिसमें से हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। तो आज है हम लोगों का 7वां प्रैक्टिस सेट मेरे भाई, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। और हम उम्मीद ये भी करते हैं दोस्तों कि अभी के पहले जितने भी 6 प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं इस चैनल के माध्यम से, उसके सारे क्वेश्चन के साथ डिस्कशन सब याद कर लिए होंगे। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं मेरे भाई, तो इसका मतलब है कि आपको याद कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है जो मेरे भाई 1904 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा पेश किया गया था इस अधिनियम। तो इस अधिनियम को पेश किया गया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये अधिनियम पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोर्ट्समाउथ की संधि, द ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ किन दो देशों के मध्य हुआ है। तो ये दोस्तों जापान और रूस के मध्य हुआ है। ठीक है, ये जापान और रूस के मध्य हुआ था, और ये एक संधि था जिसके तहत जो है इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको समाप्त किया गया था। और ये जो संधि थी दोस्तों, पोर्ट्समाउथ की संधि जो है 5 सितंबर 1905 को हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर 1905 को ये संधि हुआ था, और किन दो देशों के बीच, तो जापान और रूस के बीच ये संधि हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन है। तो काकतीय राजवंश का जो संस्थापक है मेरे भाई, तो वो कौन है, बीटा प्रथम। कौन है, बीटा प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अगर बात करें कि काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है दोस्तों अमकोंड है। कहाँ है, अमकोंड। ठीक है, याद रखना है कि अमकोंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम महिला निम्न में कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो वो प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था मेरे भाई। तो वो थे आपकी कादम्बिनी गांगुली। क्या थी, कादम्बिनी गांगुली जो थी प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने का काम किया था। और पहली बार महिलाओं के द्वारा जो है 1889 के बम्बई अधिवेशन में जो है भाग लिया। ठीक है, बम्बई अधिवेशन में जो तो क्या किए, बम्बई अधिवेशन में भाग लिया गया था महिलाओं के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि 1906 के जो अधिवेशन हुए थे उसमें सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, और 1907 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई, 1907 का अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया था। ठीक है, और फिर से 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के क्या हुए, एनी बेसेंट कांग्रेस के पहला जो है महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध किससे है मेरे भाई, तो मजहरुल हक से है। किससे है, तो मजहरुल हक से है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट को देखिए, रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है, तो याद रखिएगा आत्मसम्मान आंदोलन से इनका संबंध है। रामास्वामी नायकर का संबंध किससे है, तो आत्मसम्मान आंदोलन से है। ठीक है, दयाल दास का पूछेगा तो निरंकारी आंदोलन से है। किससे है दोस्तों, निरंकारी आंदोलन से संबंध किसका है, तो दयाल दास का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा कौन किया था, तो बत्तख मियाँ के द्वारा किया गया था दोस्तों। क्योंकि जिस समय इसके अगर हम बात करें तो जहर मिला दिया गया था, दूध जो दिया गया था पीने के लिए, तो ये बत्तख मियाँ जो थे दोस्तों वो क्या किए थे, बदल दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जहर मिलाया हुआ चीज़ यह बत्तख मियाँ जो है नहीं दिए थे। तो इस प्रकार से गांधी जी जो है, गांधी जी का जान बचाने वाले कौन थे, बत्तख मियाँ थे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे, तो ध्यान रखना है लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल थे। कौन थे, लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल जो थे दोस्तों, ये जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तथा सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। सचिव कौन थे, तो दीवान चमन लाल थे। ठीक है, याद रखना है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों तो कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। किसकी, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। सचिव कौन थे, तो दीवान चमन लाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है।
तो कौन सा ताम्रपाषाण काल का संबंध जो है दोस्तों बिहार से नहीं है, तो ध्यान रखना है खैराडीह जो है इसका संबंध बिहार से नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि देखिए अब कहेगा कि ठीक है, यहाँ से ये भी ध्यान रखिए कि खैराडीह का संबंध है कहाँ से, तो ये दोस्तों यूपी से इसका संबंध है। ठीक है, यूपी से, यूपी के विंध्य प्रदेश क्षेत्र में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की खोज की गई है दोस्तों 1853 ईस्वी में की गई है। और ये जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के लेखन कला का आविष्कार भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक, आबू पर्वत पर जो स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये चालुक्य राजा भीम प्रथम था। ठीक है, चालुक्य वंश जो था उस समय का, उसके राजा हुआ करते थे भीम प्रथम। ठीक है, और भीम प्रथम के जो मंत्री थे विमल शाह, इन्हीं के द्वारा जो है मेरे भाई विमल शाह के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे आपसे वंश पूछा है तो चालुक्य वंश होगा, और अगर मान लीजिए राजा पूछता तो क्या होता, भीम प्रथम होता। ठीक है, भीम प्रथम, और कोई मंत्री का नाम दिया होता तो क्या होता, विमल शाह होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मेरे दोस्त कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खां था, तो उलुग खां जो मूल नाम था दोस्तों ये किसका था, बलबन का था। ठीक है, किसका नाम था, बलबन था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक कार्यकाल जो है किसका रहा है दोस्तों, तो बलबन का ही रहा है। 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। और इसका मूल नाम क्या हुआ करता था, तो उलुग खां हुआ था। इन्होंने एक पद्धति की शुरुआत की थी जिसका नाम था सिजदा एवं पैबोस पर थी। ठीक है, सर झुकाना है और पैर को चूमने की जो प्रथा था किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों, ये अपने शासनकाल में तो बलबन के द्वारा ही चलाया गया था। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो बलबन जो था जाति से क्या था, तुर्क हुआ करता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। तो ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था, तो नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सीरी को नहीं राजधानी बनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये सीरी को अपना राजधानी बनाया गया था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, तो 2021 में ऐसा किया गया था कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। कब, तो 2021 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन शामिल है, तो कह रहा है यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन शामिल है मेरे भाई, तो ये जो है सभी के सभी, जैसे आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है, सभी शामिल है इसमें। ठीक है, सभी इसमें क्या है दोस्तों, शामिल है। चलिए अब देखिए इसकी स्थापना अगर आप पूछे आपसे दोस्तों, यूरोपीय संघ की स्थापना पूछे तो ध्यान रखना है 1993 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों यूरोपीय संघ की, तो ब्रुसेल्स इसकी मुख्यालय है। ब्रुसेल्स इसकी क्या है, मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है मेरे भाई वो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें मेरे भाई कि थल सेना दिवस, ध्यान रखना है 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 30 जनवरी को पूछेगा तो क्या होगा, सर्वोदय दिवस। 30 जनवरी को क्या, सर्वोदय दिवस। 24 जनवरी को अगर आपसे पूछता है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखना है। और 3 मार्च को याद रखना है दोस्तों, 3 मार्च को क्या होगा, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस। तो उम्मीद करते हैं ये सभी याद हो गया होगा। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 2024 में सम्मानित किया गया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 2024 में अगर हम बात करें तो टोटल 5 लोगों को भारत रत्न जो है प्रदान किया गया है। कितने, 5 व्यक्तियों को। कौन कौन, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, IMS स्वामीनाथन।
फिर से एक बार सुन लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, अडवाणी, चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, ये पांचों व्यक्तियों को दोस्तों 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा की रचना किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो इनायत खां के द्वारा। किसके द्वारा, इनायत खां के द्वारा किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण, मूल्य जो है कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों SDR की अगर हम बात करें तो SDR का जो है मूल्य जो है कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है मेरे भाई, तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को क्या दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो फिलिप्स कर्व दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। तो जुड़वा घाटा की अगर हम बात करें दोस्तों, राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को क्या कहते हैं, जुड़वा घाटा। राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को क्या कहते हैं दोस्तों, जुड़वा घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोगी है। तो भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोगी है मेरे भाई, तो आर्थिक विकास के लिए क्या है, ये उपयोगी है। आर्थिक विकास के लिए ये उपयोगी है, ध्यान रखिएगा। सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है। तो सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल है मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि ऋण से प्राप्त, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, दूसरा संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, है। तो केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है। तो पहला हो गया ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, दूसरा हो गया संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। तो ये केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में हुआ है। तो ये जो है दोस्तों आपका कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्था के द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा क्या किया गया है, ये शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना है, प्रगति 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है। तो किस सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है दोस्तों, तो ये सेला सुरंग को क्या मिली है, सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है। ठीक है, याद रखना। ये जो है दोस्तों असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने का काम करता। और ये जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो टोटल 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो सुरंग स्थित है, ध्यान रखना है। कह रहे भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया मेरे भाई, तो पुणे में किया गया है। ठीक है, भारतीय थल सेना पुनीत बलान है, उन्हीं के संयुक्त रूप से ये जो है देश के प्रथम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, उन्हीं के नाम पर किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भारतीय थल सेना एवं पुनीत बलान जो है समूह के जो संयुक्त रूप से जो है, यही दोनों ने संयुक्त रूप से क्या किए हैं, तो प्रथम संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किए हैं, पुणे में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है मेरे भाई, तो नक्षत्र सभा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, नक्षत्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया जाएगा। तो 6G डिवाइस है दोस्तों किसके द्वारा, तो जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 6G डिवाइस किसके द्वारा, तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो देखिए, तो टोटल हम बताए थे, टोटल 139 व्यक्तियों को क्या किया गया है, पद्म अवार्ड दिया गया है ना। पद्म पुरस्कार जो है टोटल 139 को दिया गया है दोस्तों। उसमें से 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको क्या गया है, पद्म विभूषण मिला है। और कौन कौन से हैं दोस्तों, उसको एक बार नाम सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि इनमें से कौन जो है जिनको पद्म विभूषण नहीं मिला है। ठीक है, तो 7 व्यक्ति हैं, जैसे नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह, कामुदनी रजनीकांत हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हैं, वासुदेवन नायर हैं, ओसामू सुजुकी हैं, शारदा सिन्हा हैं। तो ये सभी को दोस्तों क्या मिला है, शारदा सिन्हा की अगर हम बात करें तो ये बिहार के ही हैं, ये कला से संबंधित है, इनको क्या मिला है,
तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है किसके द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे दोस्त कि जेनी एर्पेने क्या है, जेनी एर्पेनवेक, इन्हीं को क्या किया गया है दोस्तों, सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां विश्व जल मंच का आयोजन। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये वाली में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों, वाली में किया गया है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे एक बात याद रखना है दोस्तों कि हाल ही में भारत के किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो 10 साल के अनुबंध पर ईरान के द्वारा हस्ताक्षर, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों। चाबहार बंदरगाह जो है हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों, ईरान में ही है, और हस्ताक्षर भी कहाँ किया गया है, ईरान में ही किया गया है। तो ध्यान रखना, चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में। और जो 10 साल के लिए अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है तो किसके द्वारा, तो ईरान के द्वारा ही किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है। कह रहा विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, 39 है। और शीर्ष देश में कौन सा मिला दोस्तों, तो शीर्ष देश में जो है अमेरिका, यानी प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पे अमेरिका है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। कह रहा कौन सा देश भारत की रुपये सेवा को शुरू करने की घोषणा किया है। तो रुपये सेवा की जो शुरू करने की घोषणा किया है दोस्तों, वो कौन है, मालदीव है। और ये ऐसा करने का इसका उद्देश्य क्या है, तो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को क्या करना, समाप्त करना ही इसकी क्या है, निर्भरता है। ठीक है, सॉरी निर्भरता नहीं, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना ही इसकी क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रुपये सेवा की शुरुआत कौन किया है, तो मालदीव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो कपिल सिब्बल को। किसे बनाया गया है, कपिल सिब्बल को। ये दो दोस्तों बार एसोसिएशन के दो अध्यक्ष बने हैं, ये चौथा बार कपिल सिब्बल बन चुके हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है। तो बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों को जो है दोस्तों, 33 रेलवे स्टेशनों को क्या किया गया है, रेलवे को पुनर्विकास के लिए आधारशिला पर रखी गई है। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे, तो 33 रेलवे को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है। तो ये जो है दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है दोस्तों। इसी में क्या है, ब्लैक टाइगर सफारी स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में चीन जो है द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कह रहा है कि हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला है। तो वो कौन है दोस्तों, चीन के सटा हुआ कौन राज्य है, अरुणाचल प्रदेश को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। कह रहा है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये अबू धाबी में, कहाँ हुआ है, अबू धाबी में संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है। तो सबसे बड़ा अभ्यास जो गगन शक्ति है दोस्तों, वो जैसलमेर में, कहाँ हुआ है, जैसलमेर में संपन्न हुआ है। ठीक है, जैसलमेर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों के ने हाल में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो ये मलेरिया रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र पर समर्थन किया है। तो कौन से रोग, मलेरिया रोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा किया है। तो किस ओलंपिक में किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक होगा, इसी में क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा किया है। कितने साल बाद, तो 128, देखिए 128 साल बाद किया जा रहा है घोषणा, और केम्मा में 2028 में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आइडोम फ्रेज, यानी कि आइडम फ्रेज कह रहा है किट्टी कॉर्नर। किट्टी कॉर्नर का मतलब होता है दोस्तों द थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। ठीक है, द थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, यही होगा किट्टी कॉर्नर का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि
देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आफ्टरनेटिव फिर बीच अपोजिट इन द मीनिंग। अच्छा अपोजिट कह रहा है, ठीक है, तो अपोजिट में चुनना है आपको। देखिए एक सेकेंड मेरे दोस्त। हाँ तो देखिए क्या कह रहा है, स्कॉलरली का अपोजिट क्या होगा। तो स्कॉलरली का मतलब होता है दोस्तों विद्वतापूर्ण होता है, ठीक है, विद्वतापूर्ण होता है। कल्टिवेटेड का मतलब होता है आपका सुसंस्कृत। और यहाँ पे लर्न का मतलब तो आप पता है सीखना होता है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अज्ञानता होता है, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अज्ञानता। अपोजिट ही पूछा था। तो विद्वतापूर्ण होता है स्कॉलरली का मतलब। स्कॉलर बैठता है ना दोस्तों, तो स्कॉलरलेस, स्कॉलर से ही स्कॉलरली आया है शब्द। तो जो स्कॉलर किसको बैठाते हैं, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है उसी को ना। तो ये विद्वतापूर्ण है। और यहाँ पे इग्नोरेंट का अर्थ क्या होता है, अज्ञानता। तो क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट, ठीक है। अपोजिट ही पूछा था तो इग्नोरेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैफलिंग। बैफलिंग की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो बैफलिंग का अपोजिट क्या होगा। तो बैफलिंग का अपोजिट जो होगा आपका क्या होगा, कॉम्प्रीहेंसिबल होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉम्प्रीहेंसिबल, ठीक है। बैफलिंग का मतलब होता है विस्मयकारी, विस्मयकारी होता है, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा उल्टा, कॉम्प्रीहेंसिबल होगा। विस्मयकारी और ये कॉम्प्रीहेंसिबल हो गया, यानी विस्तार से बताने वाला जिसको कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैं कलम से लिखता हूँ, कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण हो जाएगा, तो करण कारक हो जाएगा। से लगा हुआ है ना इसमें, तो करण से होता है। तो करण के बाद से आ रहा है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यमुना जो है कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी है, अकरजा भी, अकरजा की अगर हम बात करें तो अकरजा भी क्या है दोस्तों, यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है। कह रहा है वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा मेरे भाई कि आखिर प्रविशेषण शब्द कहते किसको है। तो प्रविशेषण ऐसा शब्द होता है जिसमें विशेषण की विशेषता बतलाया जाता है, विशेषण का विशेषता बतलाता है, उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत है, तो बहुत क्या है, जैसे कि कह रहा है कि वह मधुर गाता है, तो इससे भी तो हम लोग क्या होता था, कैसा गाता है, तो मधुर गाता है। तो मधुर भी यहाँ पे क्या था, विशेषण था, ठीक है। और विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, तो कितना मधुर गाता है, तो वो बहुत मधुर गाता है। तो ये विशेषण का भी विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पे देखेंगे कि नैरास जो है दोस्तों, नैरास शब्द क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, ठीक है। शोभा है, नहर है, नदी है, लहर है, ये सभी के सभी जो है तो स्त्रीलिंग सब है। कहेगा, देख एक बात याद रखिएगा, कहेगा अनुदान, आवेदन, निवेदन, ये नैरास, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, कह अशुद्ध पूछा है, हाँ अशुद्ध पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है मुझे भारी दुख हुआ। दोस्तों भारी, हल्का, ये सब संवेदना प्रकट करने में हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं मुझे बहुत दुख हुआ। भारी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बहुत दुख हुआ, ठीक है। हल्का भारी हम लोग संवेदना प्रकट में नहीं करेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो कौन सा कथन है दोस्तों, वो सत्य है, यही कह रहा है ना। तो पहले पढ़ लीजिए कौन कौन सा। गर्म जलधारा जो है प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। तो ये तो दोस्तों सही है, गर्म जलधारा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा के पे या आसपास के क्षेत्रों में ही सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा गर्म होता है, और उधर से क्या होता है, ध्रुव की ओर ठंडा होता है। तो वही कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है गर्म जलधाराएं। तो ये तो बिल्कुल सही है ना मेरे भाई। दूसरा कह रहा है कि ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों के बहने वाली ढलधारा है, तो सही है। अब देखिए ऐसे ये हमारा गोलार्ध है, तो ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री पे है, ऊपर क्या है 90 डिग्री। तो इधर तो ठंडा वाला रीजन है, ऊपर में, ऊपर ठंडा है, तो ठंडा से तो ये क्या है, उच्च अक्षांश है कि नहीं 90 डिग्री, और उच्च से ही नहीं निम्न में चलेगा, तो ये भी क्या हो गया है, ये क्या हो गया, इस तरीके से चलेगा। तो ये भी क्या है स्टेटमेंट मेरे भाई, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कोलियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, तो ये क्या है, उल्टा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दाईं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है, तो यही उल्टा दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा,
तीसरा नंबर जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इस पर आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या है। तो तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है मेरे दोस्त, तो तस्मान ये बॉस जल संधि होगा। क्या होगा, बॉस जल संधि जो है दोस्तों तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे कुक जल संधि दिया हुआ है। तो कुक जल संधि को ध्यान रखिएगा कि कुक जल संधि जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। तो कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है, तो 24.70% लवणता वाले खारे जल को सीमांकित करने के लिए उच्च सीमा माना गया है। ठीक है, यानी लवणता के खारे जल को, यानी 24% से ज़्यादा अगर खारा है तो उसको माना जाएगा कैसा, लवणता माना जाएगा, ज़्यादा लवणता वाला। ठीक है, कह रहे हैं निम्नखारा जल माना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, तो ये जो है दोस्तों काबर झील, क्या होगा, काबर झील। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है कि एक सेकेंड मेरे भाई, हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, कह रहा है कि कौन जो है एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है, तो कांबर झील है। कांबर झील है कहाँ दोस्तों, तो कांबर झील की अगर हम बात करें तो ये तो है आपका बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, और इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है हाल ही में, कह रहा है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। और जो अगर हम बात करें कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है, तो चीन है। तंबाकू का पूछेगा तो कौन होगा, चीन है। लेकिन अगर किस में, उत्पादक एवं उपभोक्ता में पूछता है तब, और उत्पादन में भारत का कितना स्थान है दोस्तों, तो भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो तीसरा स्थान है इसमें, तंबाकू में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, तो चीन है। इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है। और सबसे उच्च कोटि की अगर हम बात करें, सबसे उच्च कोटि की अगर हम कहवा की बात करें, तो कहवा के सबसे उच्च कोटि कौन होता है दोस्तों, अरेबिका होता है। ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया है, तो देश में पहला लौह इस्पात जो कारखाना है दोस्तों वो 1874 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, 1874 में किया गया है। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है दोस्तों वो कौन है, पैम्पास है। क्या है, पैम्पास है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ध्यान रखना है कुछ बातों को, जैसे अगर आपसे पूछता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो सवाना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सवाना की जो है ये कौन सा देश से संबंधित है, तो पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, कंपोज कहेगा तो ये जो है दोस्तों ब्राज़ील से है। लानोस कहेगा तो ये वेनेजुएला से है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जैसे पैम्पास, ये कहाँ का है दोस्तों, पैम्पास की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। ठीक है, अर्जेंटीना का है। ये जो है दोस्तों ये सभी के सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये क्या है, पैम्पास जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और ये कहाँ का है, अर्जेंटीना का, ध्यान रखना, अर्जेंटीना। ठीक है, वही बेल्ट कहेगा तो बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स कहता है तो ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी मध्य एशिया, स्टेपी मध्य एशिया। ठीक है, याद रखना है। तो ये घास के मैदान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, यानी 10 साल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश 10 साल में वृद्धि हुआ है मेरे भाई, वो दादर नगर हवेली। कहाँ हुआ है, दादर नगर हवेली में दशकीय वृद्धि में सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 55.9% की वृद्धि हुआ है 10 साल में। ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ से कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद करना है। दूसरा नंबर पे पूछेगा तो क्या होगा, पहला पे तो दादर नगर हवेली है, दूसरा पे क्या होता है, दमन और दीव, दूसरा दमन और दीव, तीसरा कौन होगा, पुडुचेरी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब न्यूनतम वृद्धि वाला, दशकीय वृद्धि वाला पूछेगा तो लक्षद्वीप। न्यूनतम में क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप है। ठीक है, कहेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे प्रतिशत अब नहीं पूछ रहा है, दशकीय वृद्धि नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछता है आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको तो पता होगा मेरे भाई, दिल्ली जो है हमारा
सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तब भी क्या होगा, लक्षद्वीप ही होगा, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब भी दिल्ली होगा, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब अंडमान निकोबार होगा, ठीक है, याद रखना है। कह रहा है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है दोस्तों ये 13 अक्टूबर को, किससे, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावला वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है, कावला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप देखेंगे कि तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को, किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया है? तो किस अधिनियम? तो 1781 यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमियां रह गए थे दोस्तों, इसी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, ठीक है। और इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी विधि बनाने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान के प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों वो 29 अगस्त 1947 को, कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे दोस्तों वो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और टोटल भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर के टोटल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो देखिए याद रखिएगा ऐसे, भीमराव अम्बेडकर पहले हो गए जो कि उसके अध्यक्ष थे। दूसरा कौन है? तो दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर। तो ऐसे पूरा नाम याद नहीं रखिएगा क्योंकि ऐसे याद रखिएगा तो याद नहीं रहेगा। तो अम्बेडकर, आज से याद रखिएगा 3 नाम, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनका पूरा नाम है, तो अय्यर, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, ठीक है। और चौथा में आपको ध्यान रखना है मुंशी, मुंशी सादुल्ला, मुंशी सादुल्ला यानी कि कन्हैया लाल मुंशी हैं तो मुंशी याद रखना है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला है तो सादुल्ला याद रखना है। एन माधव राव हैं, ठीक है, तो एन माधव राव भी किए थे। और कुछ समय तक जो है इनके स्थान पर बीएल मित्र जो है, बीएल मित्र के स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बीएल मित्र के स्थान पर जो है कौन बने? तो एन माधव राव, ठीक है। और जो है दोस्तों डीपी खेतान भी बने हैं क्योंकि टीटी कृष्णामाचारी की जो है मृत्यु हो गई थी तो उसके जगह पे कौन आए थे? डीपी खेतान आए थे। तो याद रखना है कि अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला, डीपी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान, एन माधव राव, ये 7 जो मेंबर थे दोस्तों प्रारूप समिति के। अध्यक्ष तो अम्बेडकर थे और बाकी जो है मेंबर थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से? तो निर्वाचक मंडल की जो लिया गया है मेरे भाई वो किससे लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है निर्वाचक मंडल, आयरलैंड से। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। अगर आपसे पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत ज़्यादा चीज़ लिया गया है, जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी के सभी दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन हो गया, ये सभी कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो भाग 8 की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो भाग 8 में क्या किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान में अगर हम बात करें तो कुल भागों की संख्या कितनी है? तो 22 भाग है, ठीक है। 5वां भाग में क्या है दोस्तों? तो 5वां भाग में आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो है संघ राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में? संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है, संघ हो गया। और अगर भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र है। 8 में क्या है दोस्तों? तो संघ राज्य क्षेत्र की बात है। और 9 में कहेगा तो पंचायत की बात है। 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है? पंचायत है। और भाग 11 में क्या है? तो राज्य और राज्य के बीच संबंध है, राज्य और राज्य के बीच में संबंध जो है भाग 11 में वर्णन उसका किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ध्यान में रहा होगा। जैसे देखिए भाग 5 में कहता है तो संघ, भाग 8 में कहेगा तो संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में कहता है तो पंचायत, और भाग 11 में कहता है तो संघ और राज्यों के बीच संबंध याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 30 में ये कहता है अल्पसंख्यक ये अधिकार प्रदान करता है कि अल्पसंख्यकों जो है अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर का छूट देना ही 27 कहता है। अनुच्छेद 27 क्या है? तो किसी धर्म के प्रोत्साहित करने हेतु कर से क्या करना, छुटकारा देना ही क्या है, अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 29 क्या है मेरे भाई? तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 28 क्या देता है मेरे भाई? तो ये कुछ विशिष्ट संस्था जैसे धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता है। जैसे कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता कौन देता है? तो अनुच्छेद 28 देता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो एच.डी. देवगौड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले जो थे दोस्तों राज्यसभा के सदस्य थे, फिर प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे ऐसे जो है दोस्तों व्यक्ति हैं जो क्या किए हैं, पहले राज्यसभा के सदस्य बने हैं और फिर क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे इंदिरा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी भी इसी तरीके से बने हैं। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा तो बता ही दिए। आई.के. गुजराल है एक, आई.के. गुजराल जी भी इसी तरह से बने हैं। मनमोहन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो मनमोहन सिंह भी इसी तरह से बने हैं। ठीक है, याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपको तो पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं। और उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं। ठीक है, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुई है जिनकी मृत्यु जो है पदावधि के दौरान ही हुई है। तो वो कौन कौन से प्रधानमंत्री है, इस बात को भी ध्यान रखना है। एक तो हो गया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। एक लाल बहादुर शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री की भी इसी तरह से हुआ है। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों जो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके पद पर रहते हुए क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। ठीक है, इन तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या इससे यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई, सबसे युवा प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी। तो याद रखना है। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के तो मोरारजी देसाई, सबसे युवा तो राजीव गांधी। ठीक है, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रधानमंत्री से रिलेटेड हम लोग क्लियर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा सदस्यों की संख्या समान है? निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो आप देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा है। तो आप आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में टोटल जो है आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और फिर आपका हो जाएगा गुजरात। ये तीनों में क्या है दोस्तों, इस तीनों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, तो आपका एक सम्मान देखने को मिलता है। ठीक है, और कितना है इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों के तीनों में दोस्तों 11 जो है सीट है। ठीक है, राज्यसभा का कितना सीट है, 11 सीट है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। ठीक है, तो इसलिए आपसे पूछा था क्या कि किन 3 राज्यों में, तो आंध्र प्रदेश तो 2 नंबर में है, 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में कितना सीट है दोस्तों, 12 सीट है। राजस्थान में अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान में 10 सीट है। आंध्र प्रदेश में तो बता ही दी 11, मध्य प्रदेश में भी 11 है, गुजरात में भी क्या है, 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय के चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो ये किस में किया गया है, उच्च न्यायालय के चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया है। तो ये आप देखेंगे कि 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के तहत जो है ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त। एक सेकेंड देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था। तो 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन गलत है, तो आप देखेंगे कि इसमें से जो कह रहा है लॉर्ड कर्जन को भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है।
तो लॉर्ड कर्जन को स्थानीय स्वशासन का पिता नहीं बल्कि किसे कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड रिपन को। हम ये पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताए हैं दोस्तों डिस्कशन के माध्यम से कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों क्या था, गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन के संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो संपूर्ण देश के जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 12 दिनों तक क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है। लेकिन अगर इसी में या फिर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग 7 दिनों तक जो है राष्ट्रीय ध्वज को झुकाते हैं। ठीक है, पूर्व लगा हुआ रहेगा तो क्या 7 दिन तक, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए कितने दिन, तो 12 दिनों तक जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो लेंस के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल क्या है, सही है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी जो क्षमता भी होगी वो क्या होगा, धनात्मक होगा, है कि नहीं। क्योंकि लेंस का जो क्षमता होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1/, उसकी फोकस की दूरी होती है ना, फोकस दूरी होती है। तो ये अगर फोकस दूरी अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, लेंस की क्षमता भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसकी क्षमता भी क्या होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसकी क्षमता भी क्या होगा दोस्तों, धनात्मक होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है, क्योंकि इसका भी जो है अगर हम बात करें कि अवतल लेंस की, तो इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक में ही व्यक्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बात ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे दूरबीन है, लेजर है, इस सभी में अगर आप देखेंगे तो अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। जैसे लेजर लाइट है या फिर दूरबीन है, ये सब में किसका, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किन तरीकों के लिए द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण जो है दोस्तों, इसके द्वारा क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो किस नियम था, तो मैक्सवेल का क्रुक्स नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा जो है किया जाता है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा दोस्तों इसका जो है जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो आप देखेंगे मेरे भाई कि इसमें से जो है केवल और केवल 2 कथन आपका सही है। तो कह रहा है, द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है, कर्षण कहा जाता है। तो ये क्या है, सही है। कह रहा है, रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो नहीं, रोलिंग घर्षण जो है दोस्तों सर्पी घर्षण से अधिक नहीं होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण जो है दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा होता है, रोलिंग घर्षण के समय जो है कम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम लगता है, फोर्स कम लगता है उसमें। कह रहा है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसमें एकॉस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। टोकामक नामक उपकरण जो है किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है, तो परमाणु ईंधन से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्क्रम प्रासरण। क्या हो जाएगा, उत्क्रम प्रासरण। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है, तो उत्क्रम प्रासरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही कह रहा है ना। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा,
सत्य नहीं है। ये क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि इसमें नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटा होता है, तो यही आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु तांबे और जस्ते की बनी होती है। तो तांबा और जस्ता का बना हुआ, यानी कि आपका कॉपर और साथ में जिंक का बना हुआ कौन सा मिश्र धातु है। तो कॉपर और जिंक का जो बना हुआ धातु है दोस्तों, वो डच धातु, इसको क्या कहते हैं, डच धातु होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आपसे पूछेगा ना, तो मैग्नीशियम में याद रखना है, मैग्नीशियम में जो है मैग्नीशियम और प्लस एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मैग्नीशियम बनता है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड की अगर बात करें तो रोल्ड गोल्ड में आपका कॉपर रहता है और एल्युमिनियम रहता है। ठीक है, और मोनल धातु की अगर हम बात करते हैं तो मोनल धातु में कॉपर होता है और क्या होता है, निकेल होता है। तो ध्यान रखना, मोनल धातु में क्या हो जाएगा, कॉपर निकेल। कॉपर और जिंक किस में होता है दोस्तों, डच धातु में होता है। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम एल्युमिनियम होता है, और कॉपर एल्युमिनियम किस में होता है, तो ये रोल्ड गोल्ड में, जो हम लोग रोल्ड गोल्ड वाला जो ज्वेलरी वगैरह जो बनाया जाता है वो कॉपर और एल्युमिनियम को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। तो कौन जो है दोस्तों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है कि इसका गलनांक जो है काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, इसका गलनांक काफ़ी क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कासन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रगलन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्डिहाइड जो समूह होते हैं उसके रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो CHO होते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें क्या होता है, CHO जिसमें लगा हुआ होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र जो है एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पित्तल का रंग हवा में जो फीका पड़ता है दोस्तों, वो किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। किसके कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। पित्तल जो है हवा में फीका पड़ जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन है जो दोस्तों यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। तो आप इसमें देख ही लीजिएगा, सभी ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखें तो यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। तो ऐसा जो है नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यौगिक में कोई परिवर्तनशील संरचना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। और बस अब 2-3-4 क्वेश्चन जो है लास्ट बचा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट करके ही जाइएगा जब इतना दूर तक आ गए हैं। तो कह रहा विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विटामिन के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आंत में कुछ बैक्टीरिया कह रहा है विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो विटामिन के को जो है आंत में ही संश्लेषित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है दोस्तों, वो है आपका सूर्य। ठीक है, क्या है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हेमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावित रक्ताणु उत्पत्ति होती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, थैलेसीमिया। क्या हो जाएगा, ये थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो कवक के कारण होता है। तो दाद की अगर हम बात करें तो दाद जो है रोग जो है वो कवक के कारण होता है। कवक के कारण होने वाला जैसे दाद है। फिर अगर हम दम्मा की बात करें तो दम्मा है, गंजापन है, ये सभी के सभी जो है दोस्तों किसके द्वारा होता है। तो ये सभी के सभी दाद, दम्मा, गंजापन जो होते हैं एथिलीट फूड है, खाज है, दाद, खाज, गंजापन, दम्मा, एथिलीट फूड, ये सभी के सभी जो है दोस्तों किसके द्वारा, कवक के द्वारा होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दाद होगा। ठीक है, तपेदिक की अगर हम बात करें दोस्तों तो तपेदिक जो होता है ये जो होता है आपका किससे होने वाला रोग है।
हाँ, तपेदिक हम लोग क्षय रोग को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जीवाणु से होता है, इसके कारण होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण होता है। हैजा भी किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ दाद हो जाएगा, जो कवक से होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? तो महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग क्या है दोस्तों? तो वो अंडाशय है, ठीक है। क्या है? अंडाशय है। इसको हम प्रजनन अंग इसको कहते हैं। महिलाओं के लिए ये जो है दोस्तों प्रजनन अंग है, ठीक है, प्रजनन अंग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ को मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जटिल स्थायी पादप उत्तक है? तो जटिल स्थायी पादप उत्तक कौन सा है मेरे भाई? तो जटिल स्थायी पादप उत्तक जो है वो क्या है? जाइलम है, जाइलम है, ठीक है, जाइलम है। और जाइलम का काम क्या होता है? जल का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है आंत कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये क्या करता है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करता है? कोशिकांग जो है अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए, जैसे कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में जो क्या किया जाता है? परिवहन होता है दोस्तों, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR जिसको कहते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये RER होता है। तो दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्या होता है? डॉट 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 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे रहता है ये, ठीक है, इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस पे ऐसे ऐसे रहता है वो पॉइंट पॉइंट, ठीक है। तो इसी ये जो होता है क्या होता है? राइबोसोम होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोगों का दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्या है? जटिल खाद्य पदार्थ जिसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थ जो है दोस्तों किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो वो एंजाइम की सहायता से क्या होते हैं? सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों आपको वीडियो स्लो लगता होगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। या तो आप कर लीजिए 1.25 पे कर लीजिए, या फिर 1.5 पे कर लीजिए, और आराम से देखिए जैसे आप कंफर्टेबल फील है, ठीक है। तो हम दोस्तों डिस्कशन बताते समय अब ज़्यादा स्पीड में बोलेंगे तो बहुत सारा चीज़ जो है दोस्तों छूट जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? स्लो स्लो से करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप बढ़ा करके भी स्पीड में करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों लगातार आपको लग रहा होगा एक प्रैक्टिस सेट, लगातार आप 15 का 15 प्रैक्टिस सेट इससे लगाइएगा। फिर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर कोई दूसरे बुक का। तो धीरे धीरे करते करते दोस्तों अगर ये 15 प्रैक्टिस सेट आप स्टार्ट करते हैं तो गिनती से तो 1500 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1500 क्वेश्चन, और डिस्कशन को भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए दोस्तों तो लगभग आपका कितना भी कम किया जाएगा। तो मान के चलिए सारा डिस्कशन आपको याद करने लायक नहीं होगा, तो मान लीजिए कि ठीक है 1000 क्वेश्चन 500 ही क्वेश्चन रखते हैं तो 1500 से 2000 हो गया। और इस प्रकार से आप अगर 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं 4 बुक का, तो सोच लीजिए एक में 2000 क्वेश्चन आप याद करते हैं तो 4 में 8000 क्वेश्चन होगा। और दोस्तों जीके जीएस में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो 10,000 से क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी कहीं भी आप जाइएगा तो दोस्तों 65% से 70% आप स्कोर आराम से कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका करंट अफेयर ठीक ठाक रहेगा तब, ये आपको हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 1 से 2 बार आप रिवीजन करके प्रयास कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करें? याद कर लें, ठीक है। तो आपका आराम से पीटी में रिजल्ट होने वाला है, और पीटी में आप अच्छा कर लेते हैं तो मेंस में भी आपका रिजल्ट होने का बहुत चांस अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो है आप देख रहे होंगे। और आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका ही फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।